नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल के आज के इस अंक में जो टॉपिक है उसका नाम है पेरिलस स्टेट। पेरिलस का मतलब आप जानते हैं। पेरिलस जो होता है वो मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से नहीं है, यहाँ पर मतलब स्थिति की बात बता रही है, अवस्था की बात हो रही थी। तो पेरिलस स्टेट यानी कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली, यानी कि केंद्र सरकार को जो है या केंद्र को जो है ज़रूरत है क्या करने की, मदद करने की राज्यों को वित्तीय रूप से। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, मतलब फॉर दैट पर्पस। तो ताकि जो है वे यानी कि स्टेट जो है फाइट कर सके, लड़ सके वायरस से बेहतर तरीके से। ठीक है। स्टेट फाइनेंसेस आर इन सैम्बल्स। ये जो स्टेट फाइनेंसेस की बात बोल रही है, राज्य की जो वित्तीय स्थिति है ना, वो क्या है, इन सैम्बल्स है। ये इन सैम्बल्स का मतलब होता है एक जर्जर स्थिति में होना, एक बहुत ही बैड सिचुएशन, मतलब बैड स्टेट में होना। ठीक है ना। तो कंफ्यूज्ड, बैड स्टेट। ठीक है ना। तो स्टेट फाइनेंसेस जो है यानी कि राज्य की वित्तीय स्थिति बिल्कुल एकदम जर्जर स्थिति में है। एवरी सिंगल स्टेट्स, यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक राज्य का क्या, फाइनेंसेस। प्रत्येक राज्य का जो फाइनेंस है ना, यानी कि जो वित्तीय स्थिति जो है, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, दो द डिग्री में वेरी, हालांकि जो मात्रा है किसी का फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कुछ मतलब कि खराब रहा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा खराब रहा होगा, लेकिन सबकी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब ही रही है। तो एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, दो द डिग्री में वेरी, कि हालांकि डिग्री जो है यानी कि इसका जो खराब होने की जो यानी कि इसकी जो मतलब स्थिति है, वो जो खराब होने की, ठीक है ना, वित्तीय स्थिति, वो वेरी हो सकता है, मतलब भिन्न हो सकता है। द कोविड-19 इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इंड्यूस का मतलब सिंपली हम जो यूज़ करते हैं यानी कि टू परसुएड, यानी किसी को राजी करना, किसी को मनाने के सेंस में इंड्यूस का यूज़ करते हैं। लेकिन इंड्यूस का एक और मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब इसके कारण कोई चीज़ होना। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो कोविड-19 इंड्यूस्ड जो है यानी कि कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, हैज़ डिल्ट स्टेट फाइनेंसेस और ट्रिपल वेमी। ठीक है, ये देखिए इसने जो है डिल्ट मतलब देना, एक ब्लॉ। ठीक है ना। ये वेमी जो है ना, एक तरह के ब्लॉ है, आघात है, समझ गए। तो स्टेट फाइनेंसेस को यानी कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति को जो है ना, एक ट्रिपल वेमी दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं डबल वेमी का ज़्यादातर यूज़ होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ ट्रिपल वेमी। आप वेमी का मतलब आप पहले समझ लीजिए। पहले तो वेमी का जो मतलब है उससे इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वेमी का मतलब क्या होता है। ये होता है अ मैजिकल स्पेल और पावर, यानी कि जादू का एक कह सकते हैं असर जो है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को जो है डिफ़िकल्ट टाइम का अनुभव हो सकता है। जैसे ही पुट द वेमी ऑन मी, उन्होंने एक जादू का असर जो है मुझ पर डाल दिया। और इसका जो है कर्स भी दे सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकता है। यूएस में हैक्स कहा जाता है, जिंक्स भी कहा जाता है, मतलब कि आप इस स्थिति में नहीं रहते कि आप कुछ कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है उसका क्या है, ये एक डबल वेमी होता है या ट्रिपल वेमी होता है। ठीक है ना। एक ऐसा स्थिति जहाँ पर दो खराब चीज़, अनप्लीजेंट चीज़ जो है, हैपन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, मतलब दो खराब चीज़ जो है एक ही साथ होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, फार्मर्स हैव फेस द डबल वेमी ऑफ राइजिंग डॉलर एंड फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। यहाँ जो किसानों को जो है क्या झेलना पड़ा, एक डबल वेमी, एक डबल आघात जिसको कह सकते हैं। एक तो डॉलर बढ़ता चला गया और दूसरा एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो घटता चला गया। तो ये डबल वेमी है। तो यहाँ पर उसी तरह जो है ये जो क्या कहते हैं कोविड इंड्यूस लॉकडाउन है ना, ये स्टेट फाइनेंस को ट्रिपल वेमी दिया, मतलब कि तीन तरफा आघात दिया एक ही साथ जो हो रहा है इसके। ठीक है, तीन तरफा आघात दिया। देयर ऑन रेवेन्यू सोर्सेस, ठीक है ना, उनका जो अपना जो राजस्व का जो सोर्सेस जो है, स्रोत जो है, मेनली फ्रॉम लीकर सेल्स। ठीक है ना, जो खास करके किससे होता है, मुख्य रूप से लीकर सेल्स से, यानी कि शराब की बिक्री से। स्टैम्प ड्यूटी से मिलती है उनको। कहाँ ये स्टैम्प ड्यूटी कहाँ से प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन से होता है, मतलब
प्रॉपर्टी समझ ही रहे हैं, उसका जो लेन देन से होता है, और किससे होता है, सेल्स टैक्स से होता है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, आप देखे होंगे हर राज्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यानी कि पेट्रोल या डीजल का जो कीमत होता है वो अलग अलग होता है। तो क्योंकि ये हर राज्य का अपना सेल्स टैक्स होता है जो कि वो लगाती है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कितना सेल टैक्स होता है तो वो उसको प्राप्त होता है। लीकर सेल्स से जो राजस्व प्राप्त होता है वो, तो लीकर सेल्स भी बंद हो चुका है। जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है उसमें स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही कम बिक्री हो रहे हैं आजकल, तो उसमें सेल टैक्स लगाने के, और क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार ने ही जो है वो ड्यूटी बढ़ा चुकी है उस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो वो ऑलरेडी पहले से महंगा है, तो सेल टैक्स और कितना बढ़ाया जा सकता है। तो वो एक ट्रिपल वे में ही उसको मतलब कि सहना पड़ रहा है इसके कारण। तो देयर ऑन रेवेन्यू सोर्सेज जो है, जो कि लीकर सेल से आ रहा है, खास करके मुख्य रूप से स्टैम्प ड्यूटी से आ रहा है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो सेल टैक्स से आता है, बिक्री कर से जो आता है, उससे जो इसको जो अपना रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू सोर्सेज जो है उनका, ठीक है, दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज, जो उनके यानी कि राज्यों के टोटल रेवेन्यूज मतलब कि कुल राजस्व के 50% है। दैट अकाउंट फॉर मतलब उसका हिस्सा जो मतलब टोटल फॉर, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंट फॉर मतलब पूरे उसका जो हिस्सा है ना, दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज, यानी टोटल रेवेन्यूज का ये आधा है, ठीक है, ये तीनों से, ठीक है ना, हैव कॉलेप्स्ड। और यह जो उसका ऑन रेवेन्यू सोर्सेज जो है, ये सोर्सेज के लिए यहाँ पर हैव आया है, ठीक है ना, ये वो पूरी तरह से ढह चुका है, कॉलेप्स्ड कर चुका है। एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, और उनके जो खर्च हैं, देखिए उनका तो रेवेन्यूज खत्म हो चुका है, मतलब ढह चुका है, लेकिन उनके जो खर्च हैं जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स है, यानी कि जो इंटरेस्ट लिए हैं उसमें उसका जो भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है ना, जो भी ऋण लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है तो वो तो होना ही होना है। सोशल सेक्टर स्कीम्स, या जो सामाजिक क्षेत्र के जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो किए जाते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र की जो योजना है, और स्टाफ सैलरीज जो है, ठीक है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन रिसोर्सेस में जो है, जो मतलब कि जो उनके रेवेन्यू सोर्सेस हैं उसमें बदलाव हो चुका है, मतलब वो बिल्कुल ढह चुका है। लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स है, सोशल सेक्टर स्कीम्स है, स्टाफ सैलरीज जो है, वो बिल्कुल बदला नहीं है, ठीक है। वर्स इससे भी बदतर क्या है, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन, उनको कहा जा रहा है या उनको कहा गया है, कॉल्ड अपॉन किसी को बुलाकर उसको कहा जाना, ठीक है ना। तो दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन, उनसे आग्रह किया गया है, उनको कहा गया है कि टू स्पेंड मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, किस चीज़ पर, ऑन बीफिंग अप मतलब बढ़ाने पर। क्या बढ़ाने पर, देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी जो बुनियादी सेवा मतलब कि ढांचे हैं उसको बढ़ाने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। और किस पर खर्च करे, ऑन कोविड-19 मेजर्स पर, और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़े जो उपाय हैं उन पर खर्च करे, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब जैसे कि या जिसमें शामिल है टेस्टिंग हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उपचार हो गया, एंड क्वारंटाइनिंग हो गया, ठीक है ना। सो इसलिए इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि दैट ऑल ऑफ देम, कि उनमें से सभी जो है, जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड वंस भी शामिल है, वंस मतलब यह राज्य की बात पड़ रही, तो ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी जो है, जिसमें शामिल है गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, यानी कि जिनमें शामिल है, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड राज्य जो है, जो बड़े राज्य हैं, जो इनके पास वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो जिसमें जो है गोल्ड स्टैंडर्ड वंस भी जो शामिल है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आर नाउ प्लीडिंग, वो मांग कर रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं, वो याचना कर रहे हैं एक तरीके से, फॉर फंडिंग सपोर्ट, यानी कि सहायता राशि की मांग कर रहे हैं वे, किससे, केंद्र सरकार से, और रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, रियायत की मांग कर रहे हैं, छूट की मांग कर रहे हैं, किसमें, बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई,
आरबीआई के द्वारा जो बोरोइंग रूल्स है यानी कि ऋण लेने उधार लेने का जो नियम है उसमें छूट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग साइलेंटली, और सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है इस चीज़ को चुपचाप देख रही है। इवन एज, यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने सैलरीज को कट कर दिया है अपने एम्प्लॉयज़ के, और पेंशन बेनिफिट्स को भी कट किया है ताकि एक्सपेंसेस में जो खर्च है उसमें जो है मतलब काबू पाया जा सके। रेन इन मतलब काबू पाना, उस पर लगाम लगाना, ठीक है ना, ताकि खर्च पर काबू पाया जा सके या उस पर लगाम लगाया जा सके। रेन इन, ठीक है। रेन इन, इसको रेन इन कहा जाता है, पढ़ा जाता है। इट कुड बी आर्ग्यूड, ये तर्क दिया जा सकता है कि बाय सीकिंग कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन का लगातार विस्तार का मांग करने के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तर्क यह दी जा सकती है कि बाय सीकिंग, ये मांग करके कि लॉकडाउन का जो है लगातार विस्तार किया जाए, विच इम्पोजेस, जो लगाता है, जो डालता है ट्रिमेंडस स्ट्रेन या ट्रिमेंडस प्रेशर, जो डालता है या जो थोपता है। इम्पोज मतलब थोपना, लगाना, कुछ भी कर सकते हैं। तो विच इम्पोजेस ट्रिमेंडस मतलब अभूतपूर्व कह सकते हैं, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन डालता है किस पर, ऑन नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, न केवल उनके फाइनेंसेस पर, देयर मतलब राज्यों के फाइनेंसेस पर, वित्तीय स्थितियों पर, बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर, बल्कि सेंटर के वित्तीय स्थिति पर भी ये उतना ही स्ट्रेन डालता है। दैट ऑफ का मतलब क्या हुआ? दैट ऑफ का मतलब हो गया फाइनेंसेस ऑफ द सेंटर, ठीक है ना, देयर फाइनेंसेस, बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच, ये करके ये तर्क दिया जा सकता है कि लगातार लॉकडाउन का एक्सटेंशन करके, यानी कि विस्तार करके, जो कि एक दबाव डालता है न केवल स्टेट के फाइनेंसेस पर बल्कि सेंटर के फाइनेंसेस पर भी जो है ये दबाव डाल रहा है। तो स्टेट्स जो है, ठीक है, वो अपने दृष्टिकोण में, अपने नज़रिए में रॉन्ग है, गलत है। आर दे टेकिंग द ईजी ऑप्शन, क्या वे आसान विकल्प की तलाश कर रहे हैं? कैसे? बाय सीकिंग एक्सटेंशन, मतलब कि लॉकडाउन का विस्तार की मांग करके, सीकिंग मतलब मांगना, तो बाय सीकिंग एक्सटेंशन यानी कि लॉकडाउन का जो विस्तार है उसको बढ़ाने की मांग करके, एंड साइमल्टेनियसली, और साथ साथ में मतलब उसी के साथ साथ क्या डिमांड कर रहा है? बाय डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, साथ साथ क्या भी डिमांड कर रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट भी डिमांड कर रहा है। किससे? सेंटर से। तो ये जो कर रहा है, यानी कि केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता यानी कि सहायता राशि जो है उसका मांग करके, और साथ साथ में जो है मतलब लॉकडाउन के एक्सटेंशन की मांग करके जो है राज्य जो है, क्या वो इजी ऑप्शन की तलाश कर रहा है या इजी ऑप्शन ले रहा है? एक क्वेश्चन है इसका। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये जो 3 स्टेट हैं, ठीक है, इन देयर डिस्प्रेशन, मतलब कि अपने हताशा में, कमेंस्ड लीकर सेल्स, इन्होंने शराब की बिक्री शुरू कर दी है, विथ आउटलेट्स, जहां पर उसके जो आउटलेट्स हैं, जो दुकान है, फ्लॉटिंग मतलब नॉट ऑबेइंग, ठीक है ना, मतलब कि किसी चीज़ का धज्जी उड़ा देना, मतलब कि नॉट ऑबेइंग द रूल्स, ठीक है ना। तो फ्लॉटिंग देयर फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो एक मानदंड है, एक जो मानक है, एक तरीके से कह सकते हैं एक मापदंड है, उसको जो है बिल्कुल धज्जी उड़ा रहा है, विथ जिसमें जो आउटलेट्स है फ्लॉटिंग कर रहा है, यानी कि नॉट ऑबे कर रहा है किस चीज़ को, मतलब उसको मान नहीं रहा है फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को धज्जी उड़ा रहा है। द फियर इज दैट, डर यह है कि दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शन, इसके कारण जो है, सीड मतलब बोना होता है, ठीक है ना, सीड मतलब जानते हैं बीज होता है, तो यहाँ पर बोना हुआ, मतलब ये जो है इसके कारण क्या हो सकता है? फ्रेश इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ताज़ा जो मतलब इन्फेक्शन का वो आ सकता है। द सेंटर इज सेल्फ नॉट इन हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, सेंटर खुद जो है, यानी केंद्र जो खुद जो है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, बट इट एटलीस्ट, इट मतलब यहाँ पर सेंटर, बट इट एटलीस्ट हैज़ द मीन्स, लेकिन उसके पास कम से कम, उसके पास जो है, सेंटर के पास जो है एक साधन है, टू रिप्लेनिश इट्स फाइनेंसेस, रिप्लेनिश का मतलब रिफिल करना, ठीक है ना, कि अपने फाइनेंस को फिर से भरने की जो है उसके पास साधन है। कैसे? थ्रू कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत
तरीकों से, माध्यमों से, ठीक है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इट एप्रोप्रिएटेड, इसने एप्रोप्रिएट किया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, यानी कि गिरते हुए ऑयल प्राइसेस, मतलब कि गिरते हुए जो तेल की जो कीमत है उसका सारा लाभ को इसने हड़प लिया। एप्रोप्रिएट मतलब हड़प लेना, तो एक तरह से उसने लाभ ले लिया सारा कुछ। तो फॉर इंस्टेंस, इट एप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट, सारा बेनिफिट, सारा लाभ जो है उन्होंने ले लिया किस चीज़ का, फॉलिंग ऑयल प्राइसेस का, गिरते हुए तेल की कीमत का। कैसे? तो थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, मतलब ड्यूटीज में बढ़ोतरी करके। ड्यूटीज क्या होता है? जो इंपोर्ट कोई भी किया जाता है ना सामान बाहर से, उस पर जो शुल्क लगाते हैं उसको ड्यूटीज कहते हैं। जैसे ये बढ़ोतरी कितना किया? 13 रुपीज़ अ लीटर, 13 रुपया 1 लीटर में पेट्रोल पर, ठीक है, और 16 रुपीज़ अ लीटर ऑन डीजल, ठीक है। इन 2 ट्रांचेस, ट्रांचेस का मतलब होता है कि 2 भाग में, ठीक है ना, सेवरल पार्ट्स, तो मतलब कि अलग अलग पार्ट्स जो होता है। तो इन 2 ट्रांचेस इन मार्च एंड अगेन लास्ट वीक, मतलब एक जो है मार्च में किया गया था और फिर से पिछले सप्ताह। इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिस्कल, इसने हाल ही में अनाउंस किया था इंक्रीज, बढ़ोतरी का, इन इट्स बोरोइंग, अपने उधार, जो सेंटर जो उधार लेती है उसमें बढ़ोतरी का जो है इसने अनाउंस किया था बाय हाफ, यानी कि 50% तक इसने ले चुके, मतलब कि ये ले लिया है। ये इसने अनाउंस किया कि अन इंक्रीज इन इस बोरोइंग, इसके जो ये जो उधार लेती है सेंटर, उसमें जो है कितना का बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि लगभग 50% का, फॉर दिस फिस्कल, इस फिस्कल के दौरान, इस राजस्व वर्ष के दौरान। द बर्डन इज ऑन द सेंटर, ये जो भार है ये सेंटर पर है, केंद्र सरकार पर है कि वो जो है रिसोर्सेज की तलाश करे, यानी कि संसाधनों की तलाश करे, ताकि टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि ताकि राज्यों का जो बकाया है उसको जारी किया जा सके तुरंत, उसको तुरंत रिलीज किया जा सके, जारी किया जा सके इमीडिएटली, तुरंत। एंड ऑल्सो रीइम्बर्स, और पुनर्भुगतान किया जाए उन मतलब स्टेटों को, किसके लिए? फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो खर्च हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए राज्यों को रीअम्बर्स किया जाए, मतलब उसको पुनर्भुगतान किया जाए। इट्स टू सीरियसली कंसीडर, यानी कि सेंटर को जो है गंभीरता से ये सोचना चाहिए इस बारे में, किसके बारे में? रिलैक्सिंग द फिस्कल डेफिसिट लेवल्स, यानी कि ये जो फिस्कल डेफिसिट लेवल सभी स्टेट्स के होते हैं, जो कि अभी 3% है, फ्रॉम द करेंट 3% लेवल्स टू एटलीस्ट 4.5%, यानी कि सेंटर को जो है इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि स्टेट का जो डेफिसिट लेवल, फिस्कल डेफिसिट लेवल है, राजस्व घाटा की जो स्तर है, वो अभी मौजूदा 3% से बढ़ाकर 4.5% कम से कम, मतलब कि वहाँ तक छूट देने की जो है बात पर सेंटर को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। जस्ट एज, जैसा कि इनको खुद जो है, इट शुड, मतलब कि जैसा कि सेंटर को खुद जो है रिलैक्स करना चाहिए अपने स्तर को, ठीक है ना, टू मतलब खुद भी, यानी कि जस्ट एज, जैसे कि खुद, इट शुड मतलब कि सेंटर शुड रिलैक्स, सेंटर को अपने जो उनका जो एक फिक्स्ड जो लेवल है किस चीज़ का, फिस्कल डेफिसिट का, मान लीजिए 1% होगा या जितना भी परसेंट होगा, उससे छूट देने की, मतलब उसको हो सकता है 1.5% कर दे, 1.25% कर दे, ठीक है ना, उसको बढ़ा दिया जाए। तो लेवल, मतलब कि जब आप बढ़ाते हैं किसी चीज़ को, जैसे राजस्व की जो घाटा है उसको, ठीक है, उसको जब बढ़ाते हैं तो उसमें जो है वो छूट दिया जाता है, समझ रहे हैं बात को। घाटा को जब आप बढ़ा रहे हैं तो दैट मीन्स आप वो जो है कहीं ना कहीं बोरो कर रहे हैं कहीं से, तो उससे आपका घाटा बढ़ेगा। तो एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल टू, ठीक है ना, जैसे कि इसको अपने खुद के जो लेवल्स हैं उसको भी जो है वो रिलैक्स करना चाहिए। द स्टेट शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, स्टेट जो है, राज्य जो है, उनको कम से कम जो है वो सक्षम होना चाहिए उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऋण ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले सके, यानी कि स्टेट शुड एटलीस्ट, कम से कम स्टेट्स को भी जो है वो सक्षम होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले सके। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम टू रिस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंटर को भी जो है स्टेट्स को फ्रीडम देना चाहिए, किस लिए?
अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट, यानी कि राज्यों का जो अपना अनुमान है, जो अपना आकलन है, उस पर आधारित इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करने की फ्रीडम देनी चाहिए स्टेट्स को, सेंटर को। मतलब कि सेंटर जो है वो स्टेट को यानी कि राज्यों को अपने आकलन के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए। नॉट ऑल स्टेट्स इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, सारे जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो सभी जो है एक ही वायरस स्प्रेड पोजीशन में नहीं है। मतलब कि सभी स्टेट में एक जैसा वायरस नहीं फैला हुआ है, ठीक है, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, तो इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन में नहीं है। एंड विद इन इस स्टेट, और प्रत्येक राज्य के अंदर भी, नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर द सेम, सभी डिस्ट्रिक्ट एक ही पोजीशन में नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है तो किसी में ज़्यादा है। दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा व्हाइल प्लानिंग अ फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन। जब आप लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाह रहे हैं, हटाने की योजना बना रहे हैं, तो इसको स्वीकार करना भी पड़ेगा। दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा जब आप योजना बना रहे हैं फेज्ड लिफ्टिंग, मतलब चरणबद्ध तरीके से हटाने का। लिफ्टिंग मतलब हटाना, उठाना किस चीज़ को, लॉकडाउन को। ग्रेटर लीवे, लीवे मतलब फ्रीडम होता है, फ्रीडम इन अ लिमिटेड वे, तो मतलब एक लिमिटेड वे में, मतलब इन अ लिमिट, ठीक है। तो ग्रेटर लीवे, एक जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लीवे है यानी कि फ्रीडम है इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरुआत करने के लिए जो ग्रेटर लीवे है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीडम है, वो क्या करेगा, वो रिलीव करेगा किस चीज़ को, सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस को, यानी कि कुछ जो फाइनेंशियल दबाव है, जो वित्तीय दबाव है, उसको जो है छुटकारा देगा, उसको जो है दूर करेगा, ठीक है। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस केवल स्टेट्स पर ही नहीं है, बल्कि ये राज्य पर भी है। तो दोस्तों, आज का यह एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो अपना प्रश्न जो है वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।